हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीएससी, यूपीआरओ और यूपी के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश परीक्षावाड़ी यानी कि उत्तर प्रदेश का एक समग्र अध्ययन करके ये आपका 21वां संस्करण है, इसको लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको यूपी बजट, यूपी के जो सामान्य ज्ञान है वो, और उसके साथ यूपी की समसामयिकी, यूपी की जो जिला संक्षिप्त की है, इन सभी को इसके अंतर्गत कवर किया जा रहा है। अभी तक देखा जाए तो इसमें आपके चैप्टर जो अपने शुरुआती समय से आपके चैप्टर टोटल आज 12वां चैप्टर है। 12वां चैप्टर आता है आपका, कौन सा आता है? भारतीय जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो इसके संदर्भ में इसके पहले आपके जो 11 चैप्टर हैं उनमें से पहले चैप्टर को छोड़कर आपके टोटल जो 10 चैप्टर हैं ऑलरेडी ये आपके कंप्लीट हो गए। ये आपका 12वां चैप्टर है और श्रृंखला के हिसाब से देखा जाए तो 11वां चैप्टर है, तो इसके संदर्भ में आता है। आज का जो टॉपिक है वह आता है उत्तर प्रदेश में शिक्षा, साहित्य और पत्र पत्रिकाएँ कहाँ से कौन सी प्रकाशित होती है, कब इसकी शुरुआत हुई, शिक्षा की शुरुआत कब हुई, तो इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। कि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा तब डाली गई थी जब 1873 में इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज में है, म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की थी। इस कॉलेज में प्राथमिक से लेकर विद्यालयी स्तर तक के शिक्षा के संचालन का अधिकार था और 1882 में स्थापित हंटर कमीशन ने स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया था और इसी की सिफारिश पर प्राथमिक शिक्षा को अलग कर दिया गया था। 1917 में सैडलर कमीशन की संस्तुतियों के आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा से अलग कर दिया गया और प्रदेश में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ और डायरेक्टर उत्तर प्रदेश का गठन किया गया, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। 1972 में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय बना दिए गए और प्राथमिक से माध्यमिक तक शैक्षिक शोध, सेवा पूर्व एवं सेवारत शिक्षकों के अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण व प्रकाशन के लिए 1981 में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT की स्थापना की गई। इस परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित इकाइयां हैं, जैसे कि पहली आती है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, जिसमें आता है राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज। दूसरी आती है विज्ञान एवं गणित विभाग, जो कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज में। तीसरी आती है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, जिसमें आता है प्रयागराज में। फिर आती है मनोविज्ञान एवं निर्देशक विभाग में मनोविज्ञान विज्ञानशाला प्रयागराज में। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विज्ञान में आपकी आती है राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी। अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विज्ञान विभाग के अंतर्गत आता है आपका आंग्ल भाषा में शिक्षण संस्थान प्रयागराज में। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन वाराणसी, प्रयागराज एवं लखनऊ में आती है। तो ये प्रमुख शिक्षा संस्थान है। और भी अन्य में आते हैं, जैसे कि आपका 8वें नंबर पर आता है राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो कि आगरा और प्रयागराज में। राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय आपका रामपुर प्रयागराज में। सभी जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में है। और 1982 से प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की गई। शिक्षा की सार्थक एवं व्यापक व्यवस्था के लिए सुविधानुसार उत्तर प्रदेश के विस्तृत क्षेत्रों को 17 शिक्षा मंडलों में बांटा गया। उच्चतर स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु लखनऊ में संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया और माध्यमिक स्तर की संस्कृत शिक्षा हेतु 2017 में लखनऊ में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया। सन 2000 तक प्रदेश में प्रथमा यानी कि कक्षा 8 से लेकर आचार्य मतलब कि परास्नातक तक, मतलब कि प्रथमा किसको कहा जाता है? जो कक्षा 8 तक है, और आचार्य परास्नातक को कहा जाता है, तक की शिक्षा के संस्थानों के लिए मान्यता देने और पाठ्यक्रम निर्धारित करने की जिम्मेदारी वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पर की गई। और 2001 में प्रथमा से लेकर उत्तर मध्यमा यानी कि इंटर तक की शिक्षा के लिए संस्थानों को मान्यता देने, पाठ्यक्रम तय करने और परीक्षाएं कराने का दायित्व लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद को दे दिया गया। और प्रदेश में 2 राजकीय संस्कृत पाठशालाएं और शेष राज्य वित्त पोषित व स्वपोषित इसमें लाई गई। उर्दू शिक्षा के निर्देशन एवं नियंत्रण के लिए 1989-90 में उर्दू निदेशालय की स्थापना लखनऊ में की गई और 20 सितंबर 1984 को लखनऊ में स्थापित उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र में ऐसे उर्दू टीचरों को 10 माह तक प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि उर्दू नहीं जानते हैं, तो इनके अंतर्गत आता है। अब आता है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो राज्य में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख 25 जुलाई 1972 को गठित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए इस समय राज्य में सर्व शिक्षा अभियान, माध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि परियोजना संचालित है और कस्तूरबा गांधी योजना को 2007-08 में सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया है, इनके अंतर्गत आता है।
उपरोक्त परियोजनाएं जो हैं वह शिक्षा की पहुंच का विस्तार, बच्चों के ठहराव में वृद्धि तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु संचालित हों। जुलाई 2011 में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली को लागू किया गया। इस नियमावली में व्यवस्था की गई है कि न्यूनतम 300 आबादी वाली उस बस्ती जहां 1 किलोमीटर तक कोई विद्यालय ना हो वहां एक प्राथमिक विद्यालय, और 800 आबादी वाली उस बस्ती जहां 3 किलोमीटर के दायरे में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय ना हो एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। और इस नियमावली में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देने हेतु अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इनके अंतर्गत आता है प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के संदर्भ में बात की जाए तो पहले नंबर पर आती है पुरस्कार योजना, जो कि भारत सरकार द्वारा 1950 से बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई। और इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदेश को चुने हुए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया जाता है। और वर्ष 1984 में प्रदेश स्तर पर भी आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। अब आता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में, जिसे 26 जुलाई 2011 को राज्य सरकार ने केंद्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को अनुमोदित किया है। इससे राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारियों, जिसमें ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के दायित्व, स्कूलों और शिक्षकों की जिम्मेदारियां, स्कूलों के संचालन के लिए विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण, पाठ्यचर्या, बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित नियम है। 2013 में राज्य सरकार ने इस अधिनियम के तहत निजी स्कूल की 25% सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश देने के एवज में अनुदान देने की व्यवस्था की हुई थी। अब आता है समग्र शिक्षा अभियान 2 के बारे में, कि केंद्र सरकार द्वारा पूर्व संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा योजनाओं को सम्मिलित कर 4 अगस्त 2021 में समग्र शिक्षा अभियान 2 को प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत आता है कि यह जो है वह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य बेसिक से लेकर 12वीं कक्षा तक के समान समावेशी कक्षा वातावरण बनाते हुए बच्चों को सामान्य शिक्षा के साथ ही कौशल वर्धक व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना में स्कूलों के बुनियादी ढांचे व शैक्षणिक विधि से सुधार, स्मार्ट क्लासरूम, IT लैब व वर्चुअल क्लास आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि समग्र शिक्षा अभियान का जो आरंभ है वह 2018 से 19 में प्री स्कूल से 12वीं तक की समग्र शिक्षा के एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में किया गया था। अब बात करते हैं निपुण भारत मिशन की, जो कि आपका इसका आरंभ जुलाई 2021 में किया गया था। निपुण से तात्पर्य है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल का होना। ये निपुण का एक फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी और इंग्लिश में जाना। और इसका प्रारंभ कब हुआ? जुलाई 2021 में। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना का जो उद्देश्य है वह कक्षा 1 से 3 तक यानी कि 3 से 9 वर्ष तक की आयु के बच्चों में आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान यानी कि अंकगणित का विकास करना है। ऑपरेशन कायाकल्प, जो कि राज्य में सरकारी राज्य प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मूलभूत सुविधाओं और अवस्थापनात्मक स्थितियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जून 2018 से ऑपरेशन कायाकल्प योजना चलाई जा रही है। अब आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के बारे में। यह योजना शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में अब से वंचित वर्ग के विद्यालय से बाहर की बालिकाओं एवं ड्रॉप आउट 10 से 18 वर्ष की बालिकाओं को कक्षा 6 से 12 तक की आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 2004 से चलाई जा रही है। इस समय प्रदेश में कुल 746 विद्यालय हैं, जिनमें 75% सीट SC, ST, BC अल्पसंख्यक के लिए और 25% सीट गरीबी रेखा से नीचे के आय वर्ग की बालिकाओं के लिए आरक्षित है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य की वित्तीय भागीदारी 60:40 के अनुपात में है। फिर आता है संपूर्ण साक्षरता अभियान के बारे में। जो ये अभियान है वह 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए जिला साक्षरता समिति के माध्यम से सभी जनपदों में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य पढ़ने लिखने व अंक ज्ञान में आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए हुनर सिखाना, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण सुरक्षा, महिलाओं और पुरुषों में समानता, छोटे परिवार के महत्व आदि को समझाना होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व यूनिफॉर्म के बारे में कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें व प्रति बालक 2 सेट यूनिफॉर्म दिया जाता है। मध्याह्न भोजन या मिड डे मील योजना
जो कि राज्य के सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार सहायता संबंधी यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से प्रदेश में 38 जनपदों में और 1996 के सभी जनपदों से लागू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना और बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और उनकी उपस्थिति को बढ़ाकर प्राथमिक शिक्षा में सर्वसुलभीकरण को प्रोत्साहन देना और उसके साथ ही प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अनुकूल पोषाहार प्रदान करना होता है। प्रारंभ में यह योजना इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चों को माह में 3 किलोग्राम खाद्यान्न यानी कि गेहूं या चावल दिया जाता है, लेकिन 1 सितंबर 2004 से पका पकाया भोजन दिया जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस उच्च शिक्षा विद्यालय में भी लागू कर दिया गया और वर्ष 2021 में इस योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी कि पीएम पोषण योजना कर दिया गया। राज्य के वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, लखनऊ में अक्षय पात्र स्वयंसेवी संस्थान द्वारा आगे लाखों बच्चों का भोजन एक ही जगह तैयार कर वाहनों से वितरित किया जाता है और यह व्यवस्था शीघ्र ही आगरा, कानपुर, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, इटावा, कन्नौज, रामपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज में भी शुरू की जाएगी। शिक्षा मित्र योजना के बारे में बात की जाए तो यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण, मन का अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने तथा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराने से यह योजना 2000 से 2001 में शुरू की गई। इस योजना में शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जाता है और चयन के बाद जिला स्तरीय शिक्षा समिति से अनुमोदन कराया जाता है। फिर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत आता है कि इसमें 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और कार्य संतोषजनक होने पर ग्राम शिक्षा समिति और उसका पुनः चुनाव कर सकती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है माध्यमिक शिक्षा में, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक संचालन 1972 में गठित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा किया गया है, जिसमें माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के संचालन, अंक तालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों के वितरण आदि से संबंधित कार्य माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा किए जाते हैं, जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के निर्देशन में कार्य करता है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली संस्था है और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की भर्ती में के लिए 1982 में प्रयागराज में एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया था और वर्ष 2023 में समाप्त कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया। विद्यालयों में नियमित अध्ययन न कर पाने वाले बालकों को घर बैठे माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 2008 में राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना की गई। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम के बारे में, जो कि शिक्षकों को पुरस्कार के संबंध में बात की जाए तो भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट माध्यमिक शिक्षकों को पुरस्कृत करने संबंधी योजना 1950 से चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक स्तर के चुने हुए शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है और 1984 में प्रदेश स्तर पर भी चुने गए शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। मॉडल स्कूल के बारे में, जो कि राज्य में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 660-80 विकास खंडों में केंद्र और राज्य के 75:25 के सहयोग से मॉडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है और इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल कंप्यूटर, किचन, मिड डे मील सेट, प्लेग्राउंड आदि की स्थापना की जा रही है। साथ ही इन विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार के 90:10 के सहयोग से बालिका छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है। अब आता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना, जो कि यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से राज्यों के चयनित माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है और इस योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देना है और जिसके तहत निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय में कंप्यूटर व अन्य सामग्री दी जाती है और अध्यापकों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा योजना के बारे में, जिसका प्रारंभ जो है वह 1989 और 90 में इस योजना के तहत कक्षा 11 से 12 में छात्रों एवं छात्राओं को तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा दी जाती है। निःशुल्क पुस्तकों के बारे में कि उत्तर प्रदेश द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को भी निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराए जाने का निर्णय अगस्त 2023 में लिया गया है। पत्राचार शिक्षा संस्थान प्रयागराज, जो कि 1980 में शुरू किया गया था, इसमें इंटरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा हेतु पत्राचार के माध्यम से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और छात्रों की सुविधा के लिए प्रदेश में इस संस्था में 429 से अधिक केंद्र हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में, जो कि 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र व राज्य के सहयोग से यह अभियान मार्च 2009 में शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम के तहत पहले 5 वर्षों में कक्षा 9 से 10 में विद्यार्थियों को सकल पंजीकरण अनुपात 52.26% से बढ़ाकर 75% तक पहुंचाने और वर्ष 2017 तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराने और वर्ष 2020 तक माध्यमिक शिक्षा की ड्रॉप आउट दर को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए हर रिहायशी इलाकों के लिए 5 किलोमीटर के दायरे में हाई स्कूल और 7 किलोमीटर के दायरे में इंटर कॉलेजों की स्थापना के अलावा अन्य विद्यालयों में भी ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करना है।
अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व उच्च शिक्षा हेतु प्रदेश में केवल 5 विश्वविद्यालय थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। चलिए तो देखते हैं कितना वृद्धि के रहा है। तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो देखा जाए इसकी स्थापना के बारे में कि 1972 में इसकी स्थापना उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई और शिक्षकों के चयन के लिए 1980 में एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज में गठन किया गया, किंतु अगस्त 2023 में इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया, जो उच्च शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर सकेगा। प्रदेश के 10 राजकीय और 10 अशासकीय महाविद्यालयों को चिन्हित कर उसे एजुसेट यानी कि दूरस्थ शिक्षा की स्थापना की गई है। राज्य विश्वविद्यालयों, प्रशासकीय, शासकीय, अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा सरस्वती और शिक्षक श्री सम्मान से सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्य के 29 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और राज्य के न्यून सकल नामांकन दर वाले 36 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालय यानी कि सह शिक्षक की स्थापना केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से की जा रही है। प्रदेश में उच्च शिक्षा हेतु स्थापित विभिन्न प्रकार के राजकीय, केंद्रीय, वन्यजीव विश्वविद्यालयों और परीक्षा उपयोगी जितने भी संस्थान के बारे में पूछा जाता है तो उन सभी के बारे में एक एक करके जानते हैं। जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो इसमें आपके टोटल 6 आते हैं। पहला आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहा जाता है, जो कि वाराणसी में 1916 में स्थापित किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ में 1920 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1996 से केंद्रीय है, जो कि लखनऊ में स्थापित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2005 से केंद्रीय है, लेकिन इसकी स्थापना इलाहाबाद में 1887 में हुई थी। फिर रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि झांसी में 2014 में इसकी स्थापना हुई। और राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अमेठी, जो कि आपका 2013 में अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय, जो कि 4 हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली 1983, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान 1998, सारनाथ वाराणसी 1967, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झलवा प्रयागराज 2000 में और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में 2002 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसके अंतर्गत आता है। अब अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों की बात की जाए तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में 1921 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में 1927 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में 1958 में, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में 1965 में, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में 1965 में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में 1975 में, मैथिली चरण गुप्त बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में 1975 में, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में 1975 में, वीर बहादुर से पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 1987 में, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में 2004 में और इसका अधिनियमित इसे 1999 में किया गया था। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर 2002 में स्थापित किया गया और इसको मान्यता 2009 में मिली। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में 2005 में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ 2009 में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ में 2010 में, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में 2015 में, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज में 2016 में, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में 2016 में, सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में 2021 में, मां शाकंभरी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर में 2021 में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2021 में, भातखंडी संस्कृति विश्वविद्यालय 2022 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में फरवरी 2024 में उद्घाटन हुआ इसका। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय मान्यता इसको 2023 में मिली, लेकिन इसकी स्थापना चित्रकूट में 2001 में की गई थी। पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, जो कि बलरामपुर में निर्माणाधीन है। मुरादाबाद राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद में निर्माणाधीन है। मां विंध्यवासिनी देवी विश्वविद्यालय मिर्जापुर में निर्माणाधीन है। मेजर ध्यानचंद्र क्रीड़ा विश्वविद्यालय मेरठ में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं फॉरेंसिक साइंस लखनऊ में निर्माणाधीन है। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में प्रस्तावित है, तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख विश्वविद्यालय। राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा, जो कि 1981 में स्थापित हुआ था।
फिर इसके बाद आपके राजकीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कानपुर में 1975 में स्थापित हुआ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में जनवरी 2 1974 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में 2000 में। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में 2010 में। सैम हिगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज जो है वह नैनी प्रयागराज में 2000 में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में निर्माणाधीन है 2023 में। अब आते हैं राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में 2002 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में 2016 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में 2006 में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय चकगंज अररिया लखनऊ में 2020 में। फिर आता है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में 1983 में। महयोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय पिपरी गोरखपुर 2021 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा में 2001 में स्थापित हुआ। राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2000 में। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013 में। और HBT विश्वविद्यालय आपका कानपुर 2016 में। निजी विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में 2013 में। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में 2004 में। MET विश्वविद्यालय नोएडा गौतम बुद्ध नगर में 2005 में। मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ में 2006 में। और स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में 2008 में। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2008 में। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध नगर 2009 में इसके अंतर्गत ये आते हैं। और भी अन्य विश्वविद्यालय इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरोला अमरोहा में है। और भी इस तरीके से ये आपके प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। अब निजी डीम्ड विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो जैसे नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय प्रयागराज, सोफित इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीक मेरठ में, संतोष विश्वविद्यालय आपके गाजियाबाद में और JP इंस्टीट्यूट ऑफ सूचना प्रौद्योगिकी आपका नोएडा में आता है। दिव्यांगों हेतु विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान के बारे में बात की जाए तो इसमें शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय आपका चित्रकूट में 2001 में स्थापित किया गया था। तो ये प्रमुख विश्वविद्यालय। और एक और आपका डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड फॉर हैंडीकैप्ड जो कानपुर में 1997 में स्थापित हुआ था। तो ये प्रमुख आपके दिव्यांगों के लिए जो प्रमुख विश्वविद्यालय उनके संदर्भ में। तो प्रदेश में 3 दिव्यांगजनों के लिए विश्वविद्यालय निर्मित है। अब प्रावधिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो वर्ष 2021-22 में प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन 3 प्रावधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और 12 इंजीनियरिंग कॉलेज में लखनऊ, कानपुर, झांसी, सुल्तानपुर, बांदा, बिजनौर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कन्नौज, बांदा, बिजनौर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, मैनपुरी, गोंडा व बस्ती में आते हैं। और 169 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं इसमें संचालित हैं। राज्य में डिग्री स्तरीय तकनीकी शिक्षा के समेकित विकास के लिए 8 मई 2000 को लखनऊ में APJ अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और प्रदेश में सरकारी व निजी संस्थाएं इस विश्वविद्यालय से संबद्ध है। गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को 2023 में 13 में उच्चीकृत कर रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की तरह विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और यह राज्य का दूसरा प्रावधिक विश्वविद्यालय। कानपुर स्थित HBTI को 2016 में राज्य का तीसरा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया गया और कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और प्रयागराज में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान व मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। और जुलाई 2008 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को IIT का दर्जा दिया गया है। भारतीय अंतरिक्ष व अनुसंधान संस्थान ISRO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को देश में अपना पहला नोडल सेंटर बनाया है। और विकलांगों को प्रावधिक शिक्षा देने के लिए 1997 में कानपुर में डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर हैंडीकैप्ड्स की स्थापना की गई, जो कि डिप्लोमा स्तरीय संस्थान है। राज्य व्यावसायिक तथा प्रावधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस समय कुल 1342 यानी कि 168 राजकीय, 1155 100 वित्त पोषित अशासकीय, 19 राज्य सहायता प्राप्त अशासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाएं, जिसमें 21 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान केवल महिलाओं के लिए है। 2001 से 2002 में भारत सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को सामान्य पॉलिटेक्निक इनमें इंटीग्रेट करने के उद्देश्य से एक योजना स्कीम फॉर इंटीग्रेटिंग
persons with disabilities in the mainstream of technical and vocational education को राजकीय पॉलिटेक्निक यानी जो झांसी में है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में प्रारंभ किया गया है। अब आता है कि राज्य में कुल 308 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI संचालित हैं, जिनमें 48 महिलाओं के लिए, 14 जो आते हैं वह अनुसूचित जातियों के लिए, 25 अल्पसंख्यकों के लिए और प्रदेश में 2749 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संदर्भ में आपका आता है प्रवेश एवं पाठ्यक्रम विकास तथा परीक्षाओं के संपादन हेतु 1988 में व्यावसायिक परीक्षा का गठन किया गया और जो कि 100 वित्त पोषित संस्था है। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक संस्थानों में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों सहित व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण देने वाली संस्थानों को आवश्यक रोजगारपरक पाठ्यक्रम तैयार करने और अपने से संबंधित संस्थानों में परीक्षाएं संचालित करने, प्रमाण पत्र देने आदि के लिए 2010 में व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जो कि राज्य में 14 से 35 आयु वर्ग के युवाओं और युवतियों को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान कराने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु यह मिशन जुलाई 2013 में शुरू किया गया था। कृषि शिक्षा के बारे में कि प्रदेश में कृषि संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए अनेक संस्थाएं जिसमें प्रमुख इस प्रकार से आती हैं, जैसे कि पहली चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, जिसकी स्थापना मार्च 1975 में की गई और कृषि विश्वविद्यालय बनने के पूर्व यह कृषि संस्थान के रूप में 1893 में कार्य कर रहा है और इस विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र बुंदेलखंड, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर, शुष्क एवं मध्य मैदानी क्षेत्र में 30 जनपदों तक आता है। यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रचार द्वारा इन जनपदों के विकास हेतु प्रयासरत है। अब आता है आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के बारे में कि इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 1974 में की गई थी और यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रचार के माध्यम से कृषि एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, जो कि उत्तराखंड के बाद पंतनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चलाया गया और इसके फलस्वरूप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली मंडल में कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2000 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ की स्थापना की गई। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना बांदा में की गई, जो कि 2010 से कार्यरत है। कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रयागराज के बारे में देखा जाए तो प्रयागराज के नैनी स्थित सैम हेगनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना 1910 में एक विश्वविद्यालय के रूप में ब्रिटिश कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सैम हेगनबॉटम द्वारा इलाहाबाद कृषि संस्थान के नाम से की गई थी। कृषि में स्नातक डिग्री देने वाला यह एशिया का प्रथम संस्थान था और सन 2000 में यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित था और 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और सन 2009 में इसका नाम सैम हेगनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड साइंसेज कर दिया गया और दिसंबर 2016 में इसे राज्य डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2014 में इसकी स्थापना झांसी में की गई और इसका उद्देश्य कृषि में अनुसंधान करना और कृषि एवं संबद्ध विज्ञान में शिक्षा प्रदान करना है और यह राज्य का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी होता है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में, जो कि कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग, कृषि से संबंधित अन्य विभागों में कृषि संबंधी शोध एवं शिक्षण से समन्वय स्थापित करने के लिए, कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान एवं परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। सैन्य या सैनिक स्कूल के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में रक्षा मंत्रालय के अधीन 3 सैनिक स्कूल संकुलों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अमेठी, मैनपुरी, झांसी आता है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित एकमात्र सैनिक स्कूल आपका लखनऊ में स्थित है और राज्य सरकार द्वारा गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल निर्माणाधीन भी है। राज्य रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदेश की सभी कमिश्नरियों में PPP मॉडल पर एक सैन्य स्कूल खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा हेतु वर्तमान में राज्य सरकार के 2 एलोपैथी मेडिकल विश्वविद्यालय, जिसमें KGMU लखनऊ और सेफी विश्वविद्यालय, 5 एलोपैथिक स्वायत्तशासी संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा व सेंटर ऑफ बायोमेडिकल लखनऊ तथा 45 जिलों में एक राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज कार्यरत है।
अब आते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ के बारे में, जिसकी स्थापना 1911 में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को लखनऊ के उच्चीकृत कर 2002 में विश्वविद्यालय बना दिया गया। वर्तमान में दंत संकाय सहित इसमें 46 विभाग आते हैं और राज्य के सभी एलोपैथी मेडिकल कॉलेज व दंत कॉलेज इसी से नियंत्रित होते हैं। 2005 में सैफई इटावा में स्थापित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान 2016 में विश्वविद्यालय बना दिया गया। अब आता है राज संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि अति विशिष्ट विषयों में उच्च चिकित्सा सुविधा प्रदान करने तथा चिकित्सा में स्नातकोत्तर शिक्षा देने और चिकित्सीय शोध हेतु 1983 में राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में अपना स्थान बनाने के लिए प्रयत्नशील है और 1999 में यह संस्थान हेल्थ केयर एंड डिस्टेंस एजुकेशन की दिशा में कार्य कर रहा है और 2006 में देश के पहले टेलीमेडिसिन स्कूल की स्थापना के जरिए इस संस्थान को और इसके टेलीमेडिसिन स्कूल में देश विदेश के कई संस्थान जुड़े हुए हैं। यह संस्थान देश का एक अकेला ऐसा संस्थान है जहाँ दिमागी बुखार पर गहन शोध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इंसेफ्लाइटिस की शुरुआत की गई है। अब आता है नेक्स्ट डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान लखनऊ के बारे में, जो कि SPGI के सुपर स्पेशलिटी उपचार भार को कम करने हेतु सैटेलाइट संस्थान के रूप में 2004 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सा संस्थान गोमती नगर लखनऊ में इसकी स्थापना की गई और 2006 में यह एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है। यहाँ सामान्य से लेकर उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा के अलावा 2012 में MBBS PG व सुपर स्पेशलिटी कोर्स भी संचालित है। 2013 में नोएडा में राज्य का प्रथम पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है। अब बात करते हैं आपके इसी के अंतर्गत कि इसकी जो 2013 में ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की गई और केंद्र में 2 एलोपैथी मेडिकल कॉलेज BHU तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। केंद्र द्वारा गोरखपुर में एक एम्स की स्थापना की जा चुकी है, जबकि रायबरेली में एक एम्स की स्थापना की जा रही है। राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के कुछ 8 राजकीय कॉलेज, जिसमें लखनऊ, पीलीभीत, झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, वाराणसी, हांडिया, प्रयागराज, अतर्रा, बांदा है और राज्य में यूनानी पद्धति के 2 राजकीय कॉलेज लखनऊ व प्रयागराज में आते हैं। राज्य होम्योपैथी निदेशालय, जो कि 1981 के अंतर्गत कुल 9 राजकीय मेडिकल कॉलेज लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, गाजीपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर में स्थित है और ये सभी कॉलेज भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबद्ध है। स्नातक स्तर की मेडिकल शिक्षा हेतु निजी क्षेत्र में राज्य में 31 एलोपैथिक मेडिकल, 23 एलोपैथी डेंटल, 4 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज आते हैं। प्रदेश में स्थित अन्य प्रमुख चिकित्सालय संस्थान की चिकित्सीय संस्थान के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है आपका राजकीय JK कैंसर संस्थान कानपुर, उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान लखनऊ, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, फिर आता है कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र लखनऊ, मानव DNA बैंक जो है वह आपका लखनऊ में, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में आता है, फिर आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका आता है लखनऊ में, क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान सीतापुर में आता है। अब सांस्कृतिक शिक्षा के बारे में बात की जाए तो प्रदेश में संस्कृत एवं नृत्य कला आदि के विकास प्रशिक्षण के संरक्षण के लिए संस्कृति विभाग के अंतर्गत कई संस्थान कार्य कर रहे हैं। इन संस्थानों द्वारा नृत्य कला, संगीत आदि में शोध एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती है। साथ ही मेधावी छात्रों को फेलोशिप एवं अन्य सहायताएं प्रदान की जाती है और इन संस्थानों से प्रमुख प्रकार से हैं, जैसे कि आपका सांस्कृतिक कार्य निर्देशालय लखनऊ, फिर आता है आपका राजकीय वास्तुकला विद्यालय लखनऊ और भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय लखनऊ में 1926 में स्थापित है। और भी आते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ 1962 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ 1975 में, अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या 1986 और 2023 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कर दिया गया। अब आता है जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थापित है, 1996 में स्थापित किया गया। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में 1988 से 89 में, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में 1991 में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में, भारतीय कला परिषद वाराणसी में 1920 में, भारत कला भवन वाराणसी में 1950 में और उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय लखनऊ में 2002 में स्थापित किया गया। अब आते हैं भाषा विभाग के बारे में। भाषा विभाग के बारे में बात की जाए तो वर्ष 1958 में स्थापित प्रदेश के भाषा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश की राजभाषा नीति के अनुसरण में आशासकीय कार्य संचालन के सभी क्षेत्रों के लिए राजभाषा प्रयोग, प्रचार, प्रसार व विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी समुचित प्रचार और संवर्धन प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में
अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। 1989 में उर्दू को 50 प्रयोजनों हेतु द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया और भाषा विभाग के नियंत्रण में निम्न संस्थानें आती हैं, जैसे कि पहली उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जो कि पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1976 को की गई। यह संस्थान हिंदी के संवर्धन के प्रकाशन, हिंदी ग्रंथ अकादमी, पत्रकारिता, साहित्य समारोह, पुस्तकालय, पुरस्कार आदि इस कई कार्यक्रम। यहाँ से बच्चों की पत्रिका बालवाड़ी द्वैमासिक, साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती त्रैमासिक का नियमित प्रकाशन होता है और यह संस्थान द्वारा भारत भारती हिंदी गौरव, महात्मा गांधी साहित्य भूषण, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार, 10 लोगों को नामित पुरस्कार, 34 लोगों को सर्जना पुरस्कार, 34 आदि को कुल 111 पुरस्कार प्रतिवर्ष इसमें प्रदान किए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के बारे में, जो कि संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना दिसंबर 1976 में की गई और यह संस्थान संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रकाशन, पांडुलिपि क्रय, संरक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी तथा शिक्षण प्रशिक्षण सहित कई कार्यक्रम चलाए गए हैं। यहाँ से विश्व भारती, महर्षि वाल्मीकि व्यास व महर्षि नारद पुरस्कार और विशिष्ट पुरस्कार 5 लोगों को, नामित पुरस्कार 5 लोगों को, विशेष पुरस्कार 6 लोगों को, वेद पंडित पुरस्कार 10 लोगों को और आदि सहित कुल 50 पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं। यह संस्थान प्रतिवर्ष दिसंबर में वाराणसी में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महामहोत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जाने माने संस्कृत विद्वान भाग लेते हैं। हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज में, जो कि एक ऐतिहासिक संस्था है जिसकी स्थापना 29 मार्च 1927 को की गई और इसका उद्देश्य हिंदू और उसके अन्य रूपों, जिसमें उर्दू, भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि है, कि साहित्य की रक्षा, वृद्धि, उन्नति तथा साहित्य सृजन के कार्य को प्रोत्साहित करता है और इस एकेडमी का आदर्श वाक्य बिंदेतम देवताम वाचम, अर्थात हम देवताओं की वाणी प्राप्त करते हैं, ये आपका इसका अर्थ होता है। एकेडमी द्वारा कला एवं विज्ञान के विभिन्न प्रमाणित ग्रंथों और अन्य भारतीय विदेशी भाषाओं में हिंदी में उच्च कोटि के साहित्य का अनुवाद कराने का कार्य किया जाता है और इस एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर एवं प्रादेशिक स्तर के सम्मान प्रदान किए जाते हैं। अब एकेडमी द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय स्तर के शिखर सम्मेलन में देखा जाए तो इसमें सम्मान और धनराशि और विशिष्टताएं दी गई हैं, जैसे गुरु गोरक्षनाथ सम्मान, जो कि 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। यह शिखर सम्मान आदिकालीन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले साहित्यकार को दिया जाता है। फिर आते हैं आपके दूसरे गोस्वामी तुलसीदास सम्मान, जो कि 5 लाख रुपए इसकी राशि है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। फिर संत कबीर सम्मान, जो कि 4 लाख रुपए की राशि और निर्गुण भक्ति धारा के संत कबीर के विचारों से संबंधित स्तरीय उत्कृष्ट कार्य करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है। अब आते हैं एकेडमी द्वारा प्रदत्त प्रादेशिक स्तर के सम्मान के बारे में, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 2 लाख रुपए की राशि, हिंदी नाट्य साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजन हेतु महावीर स्वामी द्विवेदी सम्मान 1 लाख रुपए की राशि, जो कि हिंदी भाषा एवं आलोचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट रचना हेतु, महादेवी वर्मा सम्मान, जो कि 1 लाख रुपए की राशि, जिसमें नारी गौरव, नारी सम्मान के साथ साथ भारतीय संस्कृति के समृद्ध रेखांकन हेतु है। फिराक गोरखपुरी सम्मान, जो कि 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसमें देवनागरी लिपि में लिखित उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास एवं हिंदुस्तानी चेतना को प्रतिष्ठित करने वाली कृति हेतु है। भिखारी ठाकुर, जो कि 1 लाख सम्मान भोजपुरी भाषा में रचित उत्कृष्ट कृति हेतु, कुंभन दास ब्रजभाषा सम्मान 1 लाख रुपए ब्रजभाषा में रचित महत्वपूर्ण कृति में, ईश्वर बुंदेली सम्मान 1 लाख रुपए बुंदेली भाषा में रचित कृति के लिए, हिंदुस्तान एकेडमी युवा लेखन सम्मान, जिसमें 11,000 की राशि, जिसमें कविता, निबंध, साहित्य एवं नाटक विधा, इन चारों विधाओं को उत्कृष्ट कृति पर अलग अलग रचनाकारों हेतु दिया जाता है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के बारे में, कि उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसके साथ ही इस अकादमी को प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, जो 5 लाख की राशि, अमीर खुसरो पुरस्कार 1.5 लाख की राशि, मजमूदुई आदमी खिदमत पुरस्कार 1-1 लाख की राशि, प्रेमचंद पुरस्कार 1 लाख की राशि, सहाफत पुरस्कार 50-50 हज़ार की राशि, मीडिया पुरस्कार 25,000 की और किताबत पुरस्कार 15,000 की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। अकादमी द्वारा जरूरतमंद लेखकों को आर्थिक सहायता व छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा खबरनामा, जो कि मासिक तथा अकादमी त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की गई और 1978 में यहाँ एक केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है इसके अंतर्गत बात की जाए कि स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन 1976 में उर्दू भाषा के विकास, प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है।
उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, जो कि प्रदेश में सिंधी भाषा के विकास के लिए इसकी स्थापना 1996 में की गई। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, जो कि इसका स्थापना 1998 में पंजाबी भाषा के विकास के लिए ही दी गई। भाषा प्रशिक्षण केंद्र, जो कि 1990 में देश की अन्य भाषाओं जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, कश्मीरी आदि 13 भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद एवं आगरा में 5 शहरों में 5 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। भाषा निधि के बारे में कि 1982 से 83 में हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए 10 करोड़ की लागत से एक भाषा निधि बनाई गई है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, जो कि हिंदी भाषा, लोक भाषाओं तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के प्रचार प्रसार हेतु 24 दिसंबर 1994 को उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई और यह संस्थान भाषा निधि की धनराशि संचालित है। 2007 में इस संस्थान का पुनर्गठन किया गया और माननीय काशीराम जन्म स्मृति समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट लेखन हेतु निम्नांकित पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार में 2.5 लाख रुपए की राशि, रमाबाई साहित्य पुरस्कार में 2 लाख की राशि, संत कबीर सम्मान में 1.5 लाख की राशि, संत रविदास सम्मान में 1.5 लाख की, संत रामदास में 1.5 लाख की, संत नामदेव सम्मान में 1.5 लाख की राशि, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उच्चतर विभाग द्वारा 1960 में इसको एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई और यह संस्थान मुख्यतः हिंदी के अखिल भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण, अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए कार्य योजनाओं का संचालन करता है। इस संस्थान का मुख्यालय आगरा में है और इसके 8 केंद्र, जिसमें दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलोंग, मैसूर, दीमापुर, भुवनेश्वर तथा अहमदाबाद आते हैं। अब आता है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, जिसका गठन 1996 में विधानसभा सचिवालय एवं विधान परिषद सचिवालय के कर्मियों के सहयोग से किया गया और इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष राज्य कर्मचारियों को साहित्य सेवा के लिए निम्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें साहित्य गौरव सम्मान, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, अमृतलाल नागर पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र पुरस्कार, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन पुरस्कार, मिर्जा असद उल्ला खां गालिब पुरस्कार व फिराक गोरखपुरी पुरस्कार आदि आते हैं। हिंदी पत्र पत्रिकाएं, जो कि स्वतंत्रता पूर्व के बाद की बात में की जाए तो इसमें हिंदी का प्रथम पत्र जो है वह दंड मार्तंड है, जिसे कोलकाता में मई 1826 में शुरू किया गया था, जिसके संपादक जुगल किशोर शुक्ल हैं, जो कि कानपुर के हैं। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार था, जो इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1845 में शुरू किए गए, जिसके संपादक गोविंद रघुनाथ दत्ते थे और इसकी भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी थी। 1850 में वाराणसी से हिंदी एवं बांग्ला में सुधाकर साप्ताहिक निकलना शुरू हुई, जिसके संपादन जो था वह तारा मोहन मिश्र थे। 1852 में मुंशी सदा सुख लाल के संपादकत्व में आगरा से बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन शुरू हुआ और 1855 में आगरा से ही शिव नारायण के संपादकत्व में सर्वहितकारक नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। 1865 में बरेली से गुलाब शंकर के संपादकत्व में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ और यह पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार करती है। 1863 में आगरा से प्रकाशित लोकमित्र हिंदी मासिक पत्र, जो कि मुख्यतः ईसाइयों द्वारा प्रकाशित होता है, पंडित बंशीधर वाजपेयी के संपादकत्व में हिंदी में प्रकाशित 1864 भात्य खंडात्मक तथा उर्दू का नाम आबोहात रखा गया था। राज्य में पत्रकारिता के केंद्र रही आगरा से प्रकाशित प्रमुख पत्रों में सर्वोपराग 1861, ज्ञान प्रकाशन 1861, सूरज प्रकाश और आपका सर्वजनोपकार जो आता है वह 1867 में, धर्म प्रकाश जो 1867 में आते हैं। तो ये आगरा से प्रकाशित होने वाले प्रमुख आपके पत्रकारिता के संदर्भ में। 15 अगस्त 1867 को बनारस से भारतेंदु जी के कवि बच्चन सुधार नामक मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ करके हिंदी पत्रकारिता में एक नए युग का सूत्रपात किया और 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप हिंदी का प्रकाशन इसके अंतर्गत आरंभ हुआ, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं वर्ष 1881 के बारे में बात की जाए तो इसमें बद्री नारायण चौधरी, जो कि प्रेम घन के द्वारा आनंद कादम्बरी का प्रकाशन मिर्जापुर से किया गया। ब्राह्मण नामक पत्र का जो प्रकाशन है वह 1883 में कानपुर में आरंभ हुआ और इसका संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। 1885 से हिंदी जो कि आपकी हिंदुस्तान प्रकाशन का प्रकाशन मालवीय जी द्वारा हुआ और बाद में मालवीय जी द्वारा नागरी नीरद का भी संपादन किया गया। 1907 में मालवीय जी ने प्रयागराज से अभ्युदय नामक साप्ताहिक पत्र निकाला और हिंदी साहित्य की जानी मानी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन जनवरी 1900 में बनारस से शुरू हुआ और प्रारंभ में इसका संपादन 5 लोगों की समिति द्वारा किया गया।
1903 में इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होने वाला। 1903 से 1920 के इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे और बाद में पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि ने सरस्वती का संपादन किया। 1909 में प्रयागराज से सुंदरलाल के संपादकत्व में कर्मयोगी का प्रकाशन किया और वाराणसी से हिंदू पत्रिका अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया। 1910 ईस्वी में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकत्व में प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और प्रताप का कार्यालय आंदोलनकारियों का अड्डा था। राष्ट्रीय आंदोलन को वाणी देने वाला पत्र स्वदेश 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ, जो अपने राष्ट्रवादी विचारों के कारण ब्रिटिश शासन का कोपभाजन बना। आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन वाराणसी से 5 सितंबर 1920 को शुरू हुआ। इसके जन्मदाता शिव प्रसाद गुप्त और संपादक श्री प्रकाश थे। वर्तमान में यह कई जगहों में निकलता है। वर्तमान दैनिक का प्रकाशन 1920 में वाराणसी से पंडित रमाशंकर अवस्थी के द्वारा किया गया, जो असहयोग आंदोलन का प्रबल समर्थक थे। 1928 में मजदूर साप्ताहिक का कानपुर से प्रकाशन गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया और झांसी में से कृष्ण गोपाल शर्मा के संपादकत्व में क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। 1928 से ही प्रयागराज में लीडर प्रेस के से भारत साप्ताहिक, बलिया से बलिया गजट, उरई से लोकमत, इटावा से सुधाकर, मिर्जापुर से माधा और झांसी से धार्मिक पत्र अहिंसा का प्रकाशन शुरू हुआ, तो इसके अंतर्गत आता है। सैनिक पत्र के प्रकाशन के बारे में बात की जाए तो इसमें कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा आगरा से किया गया, जो मुख्य रूप से स्वराज पार्टी के पत्र के रूप में जाना जाता है। और 1930 में वाराणसी से मुंशी प्रेमचंद्र के संपादकत्व में हंस का प्रकाशन शुरू हुआ। 1930 में प्रेस अध्यादेश जाकर सरकार ने पत्रिकाओं के लिए प्रकाशन पर रोक लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप भूमिगत पत्रकारिता शुरू हुई और आज पत्र सत्याग्रह समाचार नाम से रणभेरी पत्र गोपनीय ढंग से चलते रहे। राज्य की हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में जनमत का निर्माण करके जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने में महान योगदान दिया और इस आंदोलन में पत्रों में एक जागरूक सैनिक की भूमिका निभाई और पत्र पत्रिकाओं में दिशा निर्देशन के साथ साथ जनचेतना को भी झंकृत कर दिया। अब बात करते हैं हिंदी पत्र पत्रिकाएं जो कि स्वतंत्रता की बात की, जैसे कि आपका स्वतंत्र भारत दैनिक के बारे में जो लखनऊ में, तरुण भारत दैनिक लखनऊ में, विश्वामित्र दैनिक कानपुर में, जनसत्ता दैनिक जो है वह आपका लखनऊ से प्रकाशित होता है, वीर भारत दैनिक कानपुर से, दैनिक जागरण दैनिक कानपुर, मेरठ, झांसी, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर से, गांडीव जो है वह दैनिक आपका झांसी से वाराणसी से, अमर उजाला दैनिक आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद व कानपुर, आज दैनिक जो है वाराणसी, कानपुर, आगरा, अमृत प्रभात दैनिक जो है प्रयागराज में, यूनाइटेड भारत दैनिक प्रयागराज में, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका प्रयागराज से, टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ से, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ से और हिंदुस्तान जो है वह लखनऊ से, राष्ट्रमत साप्ताहिक कानपुर से, राष्ट्रभाषा संदेश जो है वह हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयागराज से आता है, तो इसके अंतर्गत आते हैं। और भी अन्य के बारे में आता है, जैसे कि जनयुग जो साप्ताहिक लखनऊ में, जय नया भारत साप्ताहिक लखनऊ में, उत्तर प्रदेश पंचायती राज उत्तर प्रदेश सूचना विभाग पाक्षिक है वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश साहित्यिक जो है मासिक प्रकाशन ब्यूरो और उत्तर प्रदेश संदेश जो है जो प्रकाश परक प्रकाशन ब्यूरो के अंतर्गत आता है। आरोग्य जो है मासिक गोरखपुर में, अखंड ज्योति मासिक मथुरा में, बाल सखा मासिक प्रयागराज में, धनवंतरी मासिक अलीगढ़ में, धरती माँ मासिक गाजियाबाद में, ग्रामोद्योग मासिक कानपुर में, ज्ञान भारती मासिक लखनऊ में। फिर आता है जीवन शिक्षा मासिक वाराणसी में, कल्याण मासिक जो है आपका गीता प्रेस गोरखपुर से, मध्य मासिक जो है वह हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से, मनोहर कहानियाँ जो कि मासिक आती है प्रयागराज, मनोरमा आपकी प्रयागराज से, नई तालुम जो मासिक आती है वो वाराणसी में प्रकाशित होती है, प्रतियोगिता दर्पण जो मासिक आती है आपकी आगरा से, राजा बेटा जो मासिक है वह वाराणसी से, रानी बिटिया मासिक है वाराणसी से, रंग जो आती है मासिक हिंदी भवन प्रयागराज से, राष्ट्र धर्म जो कि मासिक है लखनऊ से, साधन मासिक जो है मथुरा से, सहकारिता मासिक जो है वह लखनऊ से, साहित्य लोक जो है मासिक आगरा से, साहित्य दर्शन संदेश जो है वह आपकी आगरा से, शाकंभरी जो मासिक प्रकाशित होती है सहारनपुर से, त्रिपथगा जो मासिक प्रकाशित होती है वह प्रकाशन विभाग लखनऊ से, उद्योग मासिक जो है उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश कानपुर से, उद्योग विकास जो है आपका मासिक कानपुर से, उत्कर्ष मासिक जो है वह लखनऊ से, विज्ञान मासिक जो है विज्ञान परिषद प्रयागराज से, युवक मासिक जो है आगरा से, शिक्षक जो है अंग्रेजी हिंदी मासिक जो है वाराणसी से आता है। फिर और भी अन्य के बारे में बात की जाए तो आपकी धार्मिक पत्र पत्रिकाएं जैसे कि कल्याण जो है वह गीता प्रेस गोरखपुर से, मानस हंस जो है हाथरस से, अध्यात्म ज्योति कानपुर से, अखंड ज्योति मथुरा से, साधन और आती है आपकी मथुरा से। तो ये प्रमुख पत्र पत्रिकाएं आपकी धार्मिक है। अब स्वास्थ्य पत्रिकाएं कौन कौन सी कहाँ से प्रकाशित होती हैं, जैसे कि आपकी धनवंतरी के बारे में बात की जाए तो ये आपकी अलीगढ़ से प्रकाशित होती है। आयुर्वेदिक संदेश जो है वह लखनऊ से, प्राकृतिक जीवन लखनऊ से, आरोग्य जो है वह आपकी गोरखपुर से, आपका स्वास्थ्य वाराणसी से प्रकाशित होती है। उर्दू पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला जो अखबार है वह आगरा कॉलेज के प्रोफेसर
निदेशक सीफेंस ने 1846 में सदरुल अखबार नाम से आगरा से प्रकाशित कराया था, जबकि भारत का पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा सदा सुखलाल द्वारा संपादित 1822 में था और आगरा से ही 1847 में मुंशी कमरुद्दीन ने असदुल अखबार साप्ताहिक पत्र जारी किया हुआ था। लखनऊ में उर्दू का पहला अखबार लगलजी द्वारा प्रकाशित लखनऊ अखबार था और लखनऊ से ही 1858 में मुंशी नवल किशोर द्वारा अवध अखबार का प्रकाशन किया गया और सूफीवाद अध्यात्म पर अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले खलीक हसन निजामी ने 1931 में मेरठ से तौहीद निकालकर उर्दू पत्रकारिता में नया इतिहास जोड़ा था। मोहम्मद इस्हाक हुसैन संपादकत्व में 1918 में मुरादाबाद से प्रकाशित रहनुमा में पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया और जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद केवदवई के प्रयासों में 1945 में लखनऊ से उर्दू दैनिक कौमी आवाज़ निकाला गया और पत्रकारिता को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य के प्रमुख उर्दू अखबार और उनके संपादकत्व में इस प्रकार से आते हैं: दिल, गुजाद, अब्दुल हलील सरर, खंद, गेंजर, मुंशी नौबत राय, अलंदवा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मंजिल, हसरत मोहानी, मसावत चिंगारी, सज्जाद जहीर, हिंदुस्तान वीकली, हदायतुल्लाह अंसारी, रिफॉर्मर लखनऊ आदि में। वर्तमान उत्तर प्रदेश में सहाफत, राष्ट्रीय सहारा, इन दोनों अनवार कौम लखनऊ, आवाज़ मुल्क वाराणसी, सियासत जदीद कानपुर, कौमी खबरें, जदीद अमल, इकदाम और कौमी ऐलान आदि उर्दू दैनिक प्रकाशित हो रहे हैं और लगभग 50 से अधिक वर्षों में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उर्दू मासिक पत्र का नया दौर साहित्य की सेवा समर्पित है। उर्दू पत्रिकाएं जिसमें सदरुल आगरा, असदुल आगरा, तौहीद मेरठ, रहनुमा मुरादाबाद, कौमी आवाज़ लखनऊ, सहाफत जो है वह वाराणसी में, अनवार कौम लखनऊ में, खातून जो है अलीगढ़ में, रिफॉर्मर लखनऊ में, सियासत जदीद कानपुर में, अवध अखबार जो है वह आपका लखनऊ में आता है। तो इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं इसके कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है आपका, वो आपका प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विश्वविद्यालय चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आता है आपका मथुरा में। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो ये आपकी आती है झांसी में की गई। क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मित्र योजना संबंधित है, तो शिक्षा मित्र योजना आपकी प्राथमिक शिक्षा से है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, ये आता है आपका चित्रकूट में। नेक्स्ट आता है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन कहाँ से होता है, वो आपका गोरखपुर से। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध आपका कहाँ से है, वह अवस्थापन सुविधा से। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पर है, लखनऊ में। निम्न में से केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर हैं, ये आपके आते हैं वाराणसी में, तो आपका ऑप्शन डी होगा। उत्तर प्रदेश विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये आपका संस्कृत संस्थान में। नेक्स्ट आता है कि निजी क्षेत्र के लिए उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, वह आपका आता है। इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका एमिटी विश्वविद्यालय इसमें सुमेलित नहीं है, गाजियाबाद से, और ये तीनों आपके सुमेलित हैं, तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो प्रदेश का सबसे पुराना कानपुर है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो किस में किया गया है, ये आपका 1989 में। नेक्स्ट आता है कि भारतीय भाषाओं में के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना कब की गई, तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ये आपकी प्रयागराज में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ किया गया है, तो ये कहाँ कब किया गया, तो ये आपका आता है ऑप्शन डी 1995 में। फिर आता है निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई, तो ये आपका आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो ऑप्शन सी होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की अवस्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है, आपका मेरठ में। निम्न में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है आपका BHU वाराणसी। नेक्स्ट आता है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आता है आपका आगरा में। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है, तो राज्य विश्वविद्यालय में बात की जाए तो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ आता है। नेक्स्ट आता है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करना है। कथन कहता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण कहता है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने इसका उद्देश्य है। तो इसके अंतर्गत बताना है, तो इनमें से आपके कथन कारण के संदर्भ में बात की जाए तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सत्य है।
और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आता है 23वां कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता से कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, तो इसके संपादक कौन रहे हैं? तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आते हैं पंडित जुगल किशोर शुक्ल रहे हैं, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, तो ये आपका कब किया गया था? 2001 में। कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? आपकी 6 आती है। फिर आता है उत्तर प्रदेश से संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? तो इसके अंतर्गत आता है 1976 में। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपके आता है 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन रहे हैं? तो ये आपके रहे हैं बाबू शिव प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट आता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई है, तो ये कब की गई? आपकी 2004 में। उत्तर प्रदेश सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो ये आपका कहाँ पर है? कितने हैं? 6 होते हैं। प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है, वह आता है आपका 1995 में। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादकत्व कौन रहे हैं? तो ये आते हैं आपके मदन मोहन मालवीय, तो ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो वो आपका 1968 में, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि एवं केंद्रीय कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है? झांसी में। नेक्स्ट है तो उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था? ये आपका आता है बनारस अखबार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये आपके आते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो ऑप्शन ए होगा। प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये आपके प्रयागराज में, तो ऑप्शन डी होगा। आपको सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें सूची 1 दी गई है कि अकादमी का नाम स्थापना वर्ष दिया गया है और दूसरे ऑप्शन में दिए गए हैं उसके आपको उत्तर बताना। पहला आता है राज्य ललित कला अकादमी, ये आपकी लखनऊ में कब स्थापित की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वह आपकी 1962 में हुई थी। फिर आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में, इसकी स्थापना जो है वह कब की गई थी? वह आपकी आती है 1963 में। नेक्स्ट आता है भातखंडू नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये आपकी जो स्थापना है वह 1975 में। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या की 1986 में इसकी स्थापना की गई। तो इस तरीके से ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन ए इसमें सुमेलित होता है। तो यहाँ पर इसके प्रश्नों की श्रृंखला भी फिनिश होती है और आपके चैप्टर भी फिनिश होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में, मतलब कि आर्थिक परिदृश्य क्या है उत्तर प्रदेश का, इससे रिलेटेड रहेगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी। साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। धन्यवाद।